हेलो एवरीवन। आज हम जो NCI-SM का सिलेबस है उसमें क्रिया शारीर का जो 9th पॉइंट है प्रकृति, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रकृति क्या होती है? जो हम मतलब बर्थ के टाइम से हमारा जैसा स्वभाव होता है उस टाइम उसी को प्रकृति बोलते हैं। तो दो प्रकार की प्रकृति होती है, देह प्रकृति और मानस प्रकृति, मतलब शरीर की और मन की अलग अलग। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रकृति की निरुक्ति क्या है। ठीक है, तो प्र उपसर्ग पूर्वक क्र धातु में कतिन प्रत्यय लगाने से प्रकृति शब्द बना है। ठीक है, मतलब प्रकृति शब्द बनता कैसे है? तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है, क्र धातु है और कतिन प्रत्यय है, तो उससे क्या बना है? प्रकृति शब्द। निरुक्ति क्या है? प्रकरोति इति प्रकृति, मतलब जो अन्य को उत्पन्न करे वो प्रकृति है। ठीक है, मतलब जिससे हम उत्पन्न होते हैं, जो हमारा स्वभाव है, हमारा शरीर कैसे होता है, हमें कैसे गुण है, वो सब क्या है? प्रकृति है। ठीक है, अब है प्रकृति की परिभाषा। आचार्य चरक ने विमान स्थान में प्रकृति को क्या बोला? स्वभाव। प्रकृति मतलब क्या होता है? नेचर। ठीक है, हमारा नेचर कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, तो आचार्य चरक ने भी वही बोला है, तत्र प्रकृति रुच्यते स्वभावो यह, मतलब क्या है? प्रकृति को ही स्वभाव कहा जाता है। ठीक है, फिर एक और क्या है कि प्रकृति बनती कैसी है? तो गर्भस्थ शिशु की देह पिता के शुक्र और माता के शोणित के संयोग से बनती है। शुक्र शोणित के संयोग के समय जो दोष प्रबल होता है उसी के अनुसार शिशु की प्रकृति बनती है। और प्रकृति क्या होती है? आजन्म बनी रहती है। ठीक है, मतलब इसमें यह बताया गया है कि प्रकृति बनती कैसी है और कब बनती है, मतलब कैसे फिक्स होता है कि ये व्यक्ति वात प्रकृति वाला होगा, ये पित्त वाला होगा और ये कफ वाला होगा। तो कब बनता है? जब गर्भावस्था के टाइम पे पिता का शुक्र और माता का शोणित मिलता है, और उस समय कौन सा दोष प्रीडोमिनेंट होता है? ठीक है, माता के शोणित पे पिता के शुक्र में, और उसी के अनुसार शिशु की प्रकृति होती है। अगर उस टाइम पे वात प्रीडोमिनेंट होगा तो वो वात प्रकृति वाला होगा, पित्त प्रीडोमिनेंट होगा पित्त प्रकृति वाला होगा। ठीक है, और प्रकृति आजन्म बनी रहती है। ऐसा नहीं कि अभी अभी फिर वात है, फिर कुछ साल बाद वो पित्त हो जाएगी, कुछ साल बाद कफ हो जाएगी। वो वात है तो वो हमेशा वात ही रहेगी। ठीक है, शरीर के स्वरूप को प्रकृति कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो शरीर का स्वरूप है वही उसकी प्रकृति है व्यक्ति की। ठीक है, कि ये व्यक्ति ऐसा पतला सा दिख रहा है, काला है, उसके कुछ लक्षणवाद जैसे, मतलब जैसा स्वरूप है वही उसकी प्रकृति होती है। उसी के आधार पर हम कंफर्म भी कर लेते हैं। ठीक है, और क्या है? ये सब परिभाषाएं है नहीं। शुक्र शोणित संयोग के समय वातादि दोषों में से एक की अधिकता रहती है, उससे उत्पन्न शरीर की व मन की विशिष्टता को प्रकृति कहते हैं। वही जो हमें ऊपर पढ़ा कि शुक्र और शनि का जब संयोग होता है उस टाइम पे जो दोष प्रीडोमिनेंट होता है उसी के अनुसार जो शरीर और मन में विशिष्टताएं उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रकृति कहते हैं। ठीक है, तो प्रकृति की परिभाषा क्या है? प्रकृति स्वभाव है। शुक्र शोणित के संयोग के समय जो दोष प्रीडोमिनेंट होता है उसी के अनुसार व्यक्ति की प्रकृति होती है। प्रकृति शरीर का स्वरूप होता है, प्रकृति कभी बदलती नहीं है, वो आजन्म होती है। ठीक है, प्रकृति के पर्याय क्या है? स्वभाव और प्रकृति। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया हमने? निरुक्ति, परिभाषा और पर्याय। अब आता है देह प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रकृति को प्रभावित करते हैं। वो एक्स्ट्रा यूटेराइन भी हो सकते हैं और इंट्रा यूटेराइन भी हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है? शुक्र और शोणित की प्रकृति, कि जब शुक्र और शोणित का संयोग हो रहा है, मतलब स्पर्म और ओवम का जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है उस टाइम पे उनकी प्रकृति कौन सी है उस पर भी डिपेंड करता है कि शिशु की प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, काल, कि वो समय कैसा है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। फिर गर्भाशय, यूट्रस, कि उसकी प्रकृति कैसी है। आहार विहार, कि माता गर्भावस्था में माता कैसा आहार कर रही है, कैसा विहार कर रही है। अगर माता कफज आहार विहार कर रही है तो हो सकता है कि शिशु की प्रकृति कफज हो। उसी प्रकार के आहार विहार भी प्रकृति को प्रभावित करते हैं। महाभूत विकार प्रकृति, कि कौन सा महाभूत प्रीडोमिनेंट हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। जाति, कुल, देश, काल, वय, ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्रकृति जिन पर डिपेंड होती है, जो प्रकृति को बदल सकते हैं, मतलब बनने से पहले कि कौन सी प्रकृति होगी वो इन सब चीज़ों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो क्या क्या है? शुक्र शोणित की प्रकृति, काल प्रकृति, गर्भाशय प्रकृति, आहार विहार की प्रकृति, महाभूत विकार की प्रकृति, जाति, कुल, देश, काल और वय की। ठीक है, आप अगर इस 5 मार्क्स में आता है कि देह प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारक, वैसे अभी तक तो पूछा नहीं है, और अगर आता भी तो फिर इन सब को आप डिटेल में कर सकते हैं कि अगर शुक्र की प्रकृति कैसी है, शोणित की प्रकृति कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि अगर शुक्र पित्त वाला है और
शोणित भी पित्त वाला है, तो हो सकता है कि शिशु की प्रकृति पित्तज हो, है ना। गर्भाशय पे डिपेंड करता, माता के आहार विहार पे, ये सब। अभी तक तो बस ऐसे है कि प्रकृति कितने प्रकार की होती है, वातिज प्रकृति वाले के लक्षण, ऐसा कुछ, या फिर 10 मार्क्स में पूछा है जो मानसिक प्रकृति आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। अब क्लासिफिकेशन ऑफ देह प्रकृति, कि देह प्रकृति कितनी होती है। तो देह प्रकृति कितनी होती है? 7। सप्त प्रकृतयो भवन्ति दोषे पृथक द्विष समस्तश्च, मतलब वात पित्त कफ, वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ और सन्निपात, जैसे 7 प्रकृति होती है, वात पित्त कफ, द्वंद्वज और सन्निपात। ठीक है, तो देह प्रकृति कितनी होती है? 7। तो फिर अब ना इनके अलग अलग लक्षण हैं, तो हमको स्पेशल किसके पढ़ना है? वात पित्त और कफ के। बाकी इनके तो मिश्रित लक्षण ही दिखेंगे कि वात पित्त में वात वाले और पित्त वाले दोनों लक्षण दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 लक्षण तो हमको मतलब वात पित्त कफ के बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप इन तीनों का श्लोक याद कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं वात प्रकृति पुरुष के लक्षण। क्या है? अल्पकेश कृशो रुक्षो वाचालस चलमानस आकाशचारी स्वप्नेशु वात प्रकृति को धरा, मतलब अल्पकेश युक्त, मतलब जिसके बाल बहुत कम हो या फिर बहुत पतले हो, कृश हो मतलब जो दुबला पतला सा हो, बहुत रुक्ष शरीर वाला हो, वाचाल मतलब बहुत बोलता हो, चल मानस चपल मतलब जिसका मन बहुत चलता, मतलब जो स्थिर मन वाला नहीं हो, और स्वप्न में आकाश में विचरने वाला, मतलब उसको ऐसे सपने आ रहे हैं कि वो आकाश में घूम रहा है और ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये वात प्रकृति वाला पुरुष होगा। हमको प्रकृति पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसको देख करके कंफर्म कर लेंगे कि हमारी उसकी प्रकृति कैसी है, और उसके हिसाब से हम उसके रोग का निर्णय कर लेंगे। उसको ट्रीटमेंट देने में भी हम प्रकृति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो ऐसे लक्षण हमने पढ़े कि अल्पकेश वाला, क्रस, रुक्ष, वाचाल, चपल, ये सब चीज़ें हमको देख के पता चल जाएगी। तो हम उसको देख मतलब उससे हम कुछ नहीं पूछ रहे, और अगर पूछना है तो हम 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर हम इससे इतनी सारी चीज़ें नहीं पूछ सकते तो हम उसको देख करके कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, अब ये इस प्रकृति वाला है, तो हम उसके हिसाब से हम सोच सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ लक्षण भी है कि जो वात प्रकृति वाला होगा उसका शरीर कैसा होगा। तो शरीर कैसा होगा? रुक्ष, कृश और कुरूप होगा वो। ठीक है, अंग बेडोल तथा आकृति लंबी होगी, मतलब एक टाइप से कि काला सा, दुबला पतला सा, और कुछ बहुत ज़्यादा बोलने वाला, कम बाल वाला, रुक्ष शरीर वाला, ऐसे होगा। शरीर पर कंडराएं और सिराएं उपरी होगी। अब दुबला पतला होगा तो उसकी आर्टरीज, वेन वगैरह तो दिखेगी ना, आर्टरीज तो नहीं दिखेगी, वेन प्रीडोमिनेंट होगी। त्वचा रुक्ष और फटी हुई होगी। दाढ़ी, मूछ, केश, रोम, दांत, नख सब रुक्ष होंगे। ठीक है, मतलब वात वाले जो गुण है ना, तत्र रुक्ष, लघु, शीतक, हर, सूक्ष्म, चलो, अनिल, वो सब होंगे। नेत्र खर होंगे, धूसर, व्रत, कुरूप और मृत प्राय होंगे। ऐसा लगेगा कि बस अब इसकी मृत्यु होने वाली है। सोते समय उभरे हुए प्रतीत होंगे। स्वर अत्यंत जर्जर और रुक रुक कर बोलेगा। ठीक है, वात प्रकृति वाले में ऐसा होता है कि वो सही से नहीं बोल पाता है। अंग हर समय फड़कते रहते हैं। तेजी से चलता है, चलते समय संधियों में शब्द होता है। शब्द भी वात का गुण है। तेज चलना, चलना भी वात का गुण है। शीत को सहन नहीं कर सकता क्योंकि पहले से उसके शरीर में बहुत शीत होती है। शीत के कारण क्या होता है? शरीर में कंपन और स्तंभ होता है। अल्प भोजन करता है। अम्ल लवण रसों की इच्छा होती है क्योंकि वात को शमन करने वाले रस कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, तो उनको अम्ल लवण रस की इच्छा होती है, और ये रस उसके लिए साथ में होते हैं, मतलब वो उसके लिए हेल्पफुल है, उसके शरीर के लिए वही अच्छे हैं। और शरीर में पित्त मतलब अग्नि कम होती है और कम बलशाली होता है। ये सब मतलब ये सब लक्षण हम इसलिए पढ़ रहे ताकि हमारे सामने अगर कोई पेशेंट आता है, अब आप लोग ना किसी भी इंसान को देख के बोल सकते हैं कि हाँ इसकी प्रकृति ये है। हमको नाड़ी परीक्षा अभी आप लोगों ने शायद किसी ने सीखी भी होगी, लेकिन नाड़ी परीक्षा कुछ कुछ लोग करते हैं, लेकिन इन लक्षणों को देख के तो हर कोई बता सकता है कि हाँ हो सकता है कि इनकी वात प्रकृति हो। ठीक है, फिर मानसिक लक्षण कि कार्य में शीघ्र प्रवृत्त हो जाने की आदत, कि अभी बोला कि आपको ऐसा करना है और वो करने लग जाता है। किसी बात को शीघ्र ही ग्रहण कर लेना, परंतु अल्प स्मृति के कारण शीघ्र ही भूल जाना, मतलब वो कोई नहीं कि कुछ किसी ने कुछ बोला और उसने उस चीज़ को मान लिया, लेकिन उसकी स्मृति अल्प होती है, इसलिए वो थोड़े दिनों में भूल जाता है। बहुत बोलने वाला, अदृढ़ स्वभाव वाला, मतलब किसी एक चीज़ पर टिका हुआ नहीं रहता है। शीघ्र शुद्ध हो जाता है, मतलब इरिटेट हो जाता है बहुत जल्दी। धैर्य रहित, कृतघ्न और मैत्री में अदृढ़, वही कि किसी एक चीज़ पर टिका हुआ नहीं रहना और बहुत जल्दी इरिटेट होना, मतलब शांति नहीं होती उनमें। अजितेंद्रिय, आचारहीन, स्त्रियों को अप्रिय,
वह कम संतान वाला, नास्तिक, द्वेषी, मत्सर, चोरी आदि के स्वभाव वाला होता है। ठीक है, ये उसके मानसिक लक्षण है। और स्वप्न में क्या होता है, पर्वत और वृक्षों को देखता है, आकाश में उड़ने को, अपने को उड़ता हुआ अनुभव करता है। तो बात प्रकृति में क्या क्या पढ़ लिया हमने, इन सब लक्षणों को मिलाकर आप लिख सकते हैं। अगर 5 नंबर में भी आता है तो इतने लक्षण है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये श्लोक आप याद कर लीजिए। तो क्या होगा, वो मतलब हम ऐसे देखते हैं कि वो व्यक्ति काला सा होगा, दुबला पतला होगा, उसके हाथ में भैंस दिखेगी, उसको वो बहुत रुक्ष होगा, उसके दाढ़ी मूंछ केश नख सब रुक्ष होंगे, रुक रुक के बोलेगा, तो उसको ठंडा बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाएगा, उसको अम्ल और लवण रस की इच्छा होगी, उसके शरीर में बल कम होगा, बाल भी उसके कम होंगे, बहुत ज़्यादा बोलता होगा, किसी कार्य में बहुत जल्दी लग जाता होगा, उसकी स्मृति कम होगी, ये सब। और स्वप्न में पर्वत और वृक्ष को देखेगा और आकाश में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। ठीक है, ये हो गए वात प्रकृति के लक्षण। अब इसके बाद हम देखते हैं पित्त प्रकृति वाले पुरुष के लक्षण। तो पित्त वाले में क्या होता है, अकाले पलितेर व्याप्तो धीमान स्वेदी च रोषण स्वप्नेषु ज्योतिषाम दृष्टा पित्त प्रकृति को नर। क्या होता है, असमय केश का सफ़ेद होना। पलित मतलब अब पलित अगर आता है पालित्य तो हमको ऐसा लगता है कि वो बाल झड़ रहे हैं उसके, लेकिन पलित मतलब होता है पकना, खालित्य मतलब होता है बालों का झड़ना। ठीक है, तो असमय बालों का सफ़ेद होना आजकल ये मैक्सिमम लोगों में दिखता है, तो उससे हम एक लक्षण बता सकते हैं कि हाँ हो सकता है इनकी पित्त प्रकृति हो। बुद्धिमान होते हैं लेकिन ये, क्योंकि बात मैंने देखा था वो अल्प स्मृति वाले, लेकिन ये बुद्धिमान है। स्वेद व क्रोध बहुत आता है। पित्त हमने देखा कि पित्त उष्ण तीक्ष्ण होता है, तो स्वेदन तो होगा इसे, स्वेद तो आएगा उसको, स्वेटिंग होगी। और क्रोध गुस्सा भी बहुत आता है पित्त प्रकृति वाले को। और अब पित्त वाला मतलब अग्नि वाली चीज़ हो रही, तो आकाश में मतलब स्वप्न में अग्नि को देखेगा। ठीक है, तो उसके केस जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे, बुद्धिमान होगा, स्वेद और क्रोध से बहुत आता होगा उसको, और स्वप्न में अग्नि को देखता होगा। इसका शरीर कैसा होगा, पित्त में हमने देखा था वो प्रभा प्रसादो मेधाच पित्त कर्म विकारजम। तो प्रभा मतलब वही ग्लो वगैरह ये सब चीज़, उसका शरीर अच्छा होगा, ये सब चीज़। तो शारीरिक में क्या है, शरीर सुकुमार और वर्ण में गौर होता है। शरीर के अंग पेशियाँ और सिंधियाँ शिथिल हो जाती है। ठीक है, अंगों पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, उसके अंगों पर बहुत जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाएगी। मुख, नख, नेत्र, तालु, जिह्वा, हाथ, पैर ताम्र वर्ण के। अपित्त का वर्ण हम ऐसे बोल सकते हैं कि ताम्र रक्त ऐसे वर्ण वाला होता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मुख, नख, जिह्वा वगैरह सब ताम्र वर्ण के होंगे। नेत्र छोटे और कपिल वर्ण के होंगे, पलकें छोटी और कम बालों वाली होगी। केश रोम भी अल्प तथा कपिल वर्ण के, इसमें भी अल्प होंगे, लेकिन इनका वर्ण कैसा होगा, मतलब ब्राउनिश होगा उनका वर्ण। सबके बाल ऐसे काले नहीं होते ना, कुछ कुछ के ब्राउन भी होते हैं। वो केश जल्दी श्वेत हो जाते हैं और गंजापन भी हो जाता है। ठीक है, श्वेत बहुत आता है, आम गंदी होने के कारण दुर्गंधमय होता है। ठीक है, मतलब उसके शरीर से दुर्गंध आती है, क्योंकि स्वेदन बहुत ज़्यादा मतलब स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ना, इसलिए शरीर में सामान्य से अधिक उष्ण रहता है। पित्त है तो उष्ण तो रहेगा। भूख प्यास अधिक लगती है क्योंकि अग्नि को भी बढ़ा देता है। उष्णता को सहन करने के कारण शीतल वस्तुओं की इच्छा होती है। उष्णता को ये सहन नहीं कर पाते। जैसे बात में देखा था कि उनको ठंडी चीज़ें पसंद नहीं आती, वैसे इनको गर्म चीज़ें पसंद नहीं आती, और ये उसका अपोजिट मतलब शीतल वस्तुओं की इच्छा करते हैं। मैथुन शक्ति कम हो जाती है, अत्यंत कम संतान वाला होता है। वात और पित्त दोनों प्रकृति वाले कम संतान वाले होते हैं। त्वचा पर पिल्लू, व्यंग, तिल अधिक होते हैं और पीड़िकाएँ बहुत निकलती है। मतलब पित्त प्रकृति वालों को ऐसा होता है ना कि जो स्किन डिसीज होती है, मतलब पिंपल्स वगैरह, तिल, ये सब बहुत जल्दी होते हैं। मानसिक लक्षण क्या होता है इनका, कि वो बहुत तीक्ष्ण स्वभाव वाले होते हैं, मतलब वो किसी की सुनते नहीं है। ठीक है, शीघ्र ही क्रोधित और शीघ्र ही शांत हो जाते हैं, मतलब उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो शांत भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। श्रृंगार प्रिय, वीर, साहसी, बुद्धिमान, मेधावी, उत्तम धारण शक्ति संपन्न, कुशाग्र बुद्धि वाले, तेजस्वी, भय रहित, प्रतिवादी के पक्ष का खंडन कर बोलने वाला, आश्रितों को सांत्वना देने वाला, अपने आश्रयदाता से प्रेम करने वाला, उत्तम चरित्रवान होता है। ऐसा व्यक्ति ईर्ष्यालु भी होता है। मतलब क्या होता है, पित्त वाले ना किसी की सुनते नहीं है, जो अगर उनकी हेल्प करे तो उनकी इज्जत भी करेंगे। साहसी होते हैं, मेधावी होते हैं, उनकी मेमोरी पावर अच्छी होती है, किसी से डरते नहीं हैं, और उनका चरित्र भी अच्छा होता है। और वो कभी कभी ऐसा होता है कुछ व्यक्ति जो ईर्ष्यालु भी होते हैं। और स्वप्न में क्या देता है, पित्त है तो अग्नि वाली चीज़ है ना, अग्निदाह, उल्कापात, बिजली, सूर्य, अग्नि, स्वर्ण, पलाश, कर्णिकार, ये सब दिखाई देते हैं उनको।
ठीक है। तो पित्त में क्या होता है कि उनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, बुद्धिमान होता है, लेकिन उनको श्वेत बहुत आता है, क्रोध भी आता है, और हाथ पैर नख जीवा सब ताम्र वर्ण की होती है, गौर वर्ण के होते हैं वो, उनके केश रोम अल्प होते हैं, ठीक है, और श्वेत भी बहुत आता है उनको। भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, उनको ठंडी चीज़ें खाने की इच्छा होगी, ठीक है, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा, वो किसी से भी लड़ लेंगे, साहसी होते हैं, भय रहित होते हैं, उनकी मेमोरी पावर अच्छी होती है, ठीक है, और स्वप्न में अग्नि, उल्कापात, बिजली, सूर्य, इन सब कुछ चीज़ों को देखते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कफ प्रकृति पुरुष के लक्षण। वात और पित्त वाला देख लेंगे। वात वाले बहुत मतलब दुबले पतले से होते हैं, अल्प बुद्धि वाले होते हैं। पित्त वाले थोड़े गौर वर्ण के सुकुमार होते हैं, उनके मेमोरी पावर भी अच्छा होता है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, ये सब चीज़ें। अब कफ वाले, तो कफ प्रकृति पुरुष के लक्षण क्या है? गंभीर बुद्धि, स्थूल अंग, स्निग्ध केशो, महाबल, स्वप्ने जलाशय लोकी, स्वप्शेष्म प्रकृति को नर। गंभीर बुद्धि वाले, उनकी बुद्धि बहुत गंभीर होती है, मतलब बहुत लंबे टाइम तक वो चीज़ों को याद रख सकते हैं। स्थूल अंग बहुत स्थूल होते हैं। स्निग्ध केश, मतलब उनके केश बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, ऑयली बोल सकते हैं। अति बलवान होते हैं और स्वप्न में जलाशय को देखते हैं। कफ है तो कफ से हम जल को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर शरीर कैसा होगा? कफ प्रकृति वाले क्या होंगे? थोड़े फिट होंगे, मोटे भी बोल सकते हैं उनको, है ना। मतलब अगर कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ओबेसिटी वगैरह, ठीक है। सुंदर, सुडौल और सुविभक्त होते हैं। अंग स्थिर, पुष्ट, भरे हुए, मतलब उनके ऑर्गन्स ना बहुत स्ट्रोंग होंगे, मतलब मसल्स बहुत अच्छे होंगे इनके। बाहें लंबी और गोल, वक्षस्थल पुष्ट, मस्तक ऊंचा होगा। वर्ण निर्मल, दुर्वा, नीलकमल, कमल, कोमल, नीलपत्र, सरकंडा, प्रियंगु, धान्य, गोरोचन और स्वर्ण के समान होगा। मतलब उनका कलर बहुत अच्छा होगा, उनका कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत सही होगा। वो मतलब क्या बोल सकते हैं, गौर वर्ण के, स्वर्ण के समान होंगे, ठीक है। और उनके मुख से प्रसन्नता टपकती, वो किसी को ज़्यादा कुछ बुरा नहीं बोलते, गुस्सा नहीं करते। नेत्र प्रसन्न, विशाल और कोरों में सुर्खी लिए होते हैं। पलकें काली होती है उनकी, केश काले चमकदार होते हैं। चाल सार युक्त, दृढ़ और स्थिर हाथी के समान होती है। स्वर मेघ, मृदंग, समुद्र और सिंह के समान गंभीर होता है। अत्यधिक वीर्यवान, मैथुन शक्ति संपन्न और अधिक संतानों वाले। पित्त और वात में दोनों में देखा था कि अल्प संतान युक्त, और कफ वाला अधिक संतान वाला, ठीक है। शारीरिक विकार अत्यंत अल्प होते हैं। फिर क्या है मानसिक लक्षण? सात्विक चित्त वाले, सत्यवादी, धर्मात्मा, स्मृतिवान, मान को महत्व देने वाले, स्थिर स्वभाव वाले होते हैं। मन तथा वचन प्रवृत्ति में शीघ्रता नहीं करता। शोभ कम होता है करने वाला, मतलब वो बहुत कम इरिटेट होता है, हर चीज़ पे मतलब ऐसे चिढ़ता नहीं है, आराम से सबकी बात सुनता है। कृतज्ञ, वीर, सहनशील, ओजस्वी, शांत, दीर्घायु, निर्लोभी और धनवान होता है। मित्रता शत्रुता को स्थिर रखने वाला, आदरणीय पुरुषों का सम्मान करने वाला, सोच समझ के कार्य करने वाला, हमेशा निश्चित बात कहने वाला, भूख प्यास दुख क्लेश सबको सहन करने वाला, अल्प क्रोध, अल्प ईर्ष्या, चेष्टा और अल्पाहार विहार वाला, आयुष्मान होता है, धन ऐश्वर्यवान, दीर्घदर्शी, पंडित और लज्जायुक्त होता है, और स्वप्न में कमल, पक्षियों से युक्त जलाशय और मेघ को देखता है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि ये व्यक्ति बहुत बलवान, सुडौल शरीर वाले, हर चीज़ को सही से सोचने वाले, सही से बोलने वाले, सबके बारे में सोचने वाले, उनका मेमोरी पावर अच्छा होता है, बहुत धनवान होते हैं, सबसे अच्छे से रहते हैं, ये सब चीज़ें आएगी इसमें। क्या क्या है? गंभीर बुद्धि वाला, स्थूल अंग वाला, स्निग्ध केश, अति बलवान और स्वप्न में जलाशय को देखने वाला। उसके बाद क्या क्या देखा हमने इसमें? सुडौल होता है, फिर उनका वर्ण कैसा होता है? दुर्वा, कमल के समान है, फिर स्वर्ण के समान होता है। फिर नेत्र भी प्रसन्न होते हैं, केश काले चमकदार होते हैं, चाल सारयुक्त होती है, स्वर भी उनका गंभीर होता है, अधिक संतान वाले होते हैं और शारीरिक विकार भी अल्प होते हैं। धर्मात्मा, स्मृतिवान होते हैं और मन वचन और प्रवृत्ति में शीघ्रता नहीं करते। धनवान, दीर्घायु, वीर, सहनशील होते हैं, हर कार्य को सोच समझ कर करने वाले, सबका सम्मान करने वाले, भूख प्यास को सहन करने वाले, आयुष्मान, धन ऐश्वर्यवान होते हैं, और स्वप्न में कमल, पक्षियों से युक्त जलाशय और मेघ आदि को देखते हैं। तो यह हो गए वात पित्त कफ प्रकृति का लक्षण। अब सम और द्वंद्वज प्रकृति के लक्षण क्या है? वही कि सन्निपातज वाले में तीनों प्रकृति के लक्षण दिखेंगे और द्वंद्वज वाले में
दो दो के मिलाकर लक्षण दिखेंगे। ठीक है, तो ये देह प्रकृति हो गई। इसमें एक और है भौतिक प्रकृति। ठीक है, मतलब पंच महाभूतों के हिसाब से जो प्रकृति होती है ना वो। तो मनुष्य की प्रकृतियाँ पंच महाभूतों की प्रधानता के कारण 5 प्रकार की होती है। 5 महाभूत कौन कौन से होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो उनकी प्रकृति होती है। ठीक है, तो पहले क्या है? वायु, अग्नि और जल। इन तीनों की तो वायु की किसके जैसी होगी? वात जैसे, अग्नि की पित्त प्रकृति वालों के समान और जल की कफ प्रकृति वालों के समान, जो अभी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब बचा है आकाश और पृथ्वी। तो आकाश वाले क्या होते हैं? पवित्र शरीर वाले, दीर्घायु और बड़े छिद्र वाले। ठीक है, पार्थिव कैसे होते हैं? दृढ़, विशाल शरीर वाले और क्षमाशील होते हैं। मतलब पार्थिव वाले का शरीर अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत बड़ा सा होगा। और नाभ वाला क्या? बहुत पवित्र, लंबे समय, दीर्घायु वाला। और उनके श्रोत्रस वगैरह ना, उनके श्रोत्रस वगैरह के जो छिद्र हैं ना वो बड़े होंगे। ठीक है, आकाश से हम ख समझते। ख मतलब क्या होता है? खालीपन। तो खालीपन मतलब छिद्र वगैरह या फिर जो भी क्या बोल सकते हैं, कोष्ठ, ये सब चीज़ें आकाश में आती है। तो शरीर में जितनी भी खाली जगह है वो सब आकाश महाभूत प्रधान है। ठीक है, तो ये हो गई भौतिक प्रकृतियाँ। तो अभी तक हमने देह प्रकृति और भौतिक प्रकृति पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं मानस प्रकृति। और मानस प्रकृति पे हर बार क्वेश्चन आता है, तो 5 नंबर में है तो 10 नंबर में। ये इसमें ना सारी चीज़ें याद करने वाली। अगर आप लोग 4-5 बार पढ़ोगे तो कुछ कुछ पॉइंट्स तो याद हो जाएंगे। और पूरा एज इट इज़ लिखना ऐसे एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं होता है। तो मानस प्रकृति में क्या होता है? मन की प्रकृति त्रिगुणात्मक है। हमने देखे थे मन के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। तो वही 3 त्रिगुणात्मक प्रकृति होती है। जिस गुण की प्रधानता होती है गर्भावस्था के समय, उसी का प्रभाव मानसिक प्रक्रियाओं पर सबसे अधिक पड़ता है। ठीक है, मतलब हमने देखा था वही शुक्र शोणित संयोग के समय जो प्रधान होता है उसी के अनुसार प्रकृति बनती है। तो मानसिक प्रकृति भी वैसे ही बनती है, जिस गुण की प्रधानता होती है वही प्रकृति होती है। तो 3 होती है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक उत्तम होती है, राजस मध्यम और तामस हीन होती है। सबसे श्रेष्ठ कौन सी होती है? सत्व प्रकृति, और सबसे हीन तामस प्रकृति। फिर इनके भी प्रकार है। सात्विक वाली 7, राजस के 6 प्रकार है और तामस के 3 प्रकार है। ऐसा अगर ऑब्जेक्टिव में पूछते तो काश्यप ने सात्विक प्रकृति कितनी बताई है? तो काश्यप ने 8 बताई है, सात्विक और राजस 7 बताई, मतलब एक ज़्यादा बताई है। ऐसे सात्विक 7 है, राजसिक 6 है और तामसिक 3 है। अब पर देखते कि कौन कौन सी। तो सात्विक प्रकृति कौन है? मतलब सारी हम ऐसे बोल सकते हैं कि भगवान वाली जो चीज़ है ना, भगवान, ब्राह्मण वगैरह, वो सब सत्व वाले होते हैं। तो ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा, आर्ष सत्व, इंद्र सत्व, याम्य सत्व, वारुण सत्व, कौबेर सत्व और गांधर्व सत्व। फिर राजसिक मतलब जितने भी राक्षस, असुर वाली चीज़ें ना वो आएगी। तो असुर, राक्षस, पेशाच, सार्प, प्रेत और शाकुन। और तामसिक मतलब जितने आलसी चीज़ें, तो पशु, मछली और वनस्पति मतलब पेड़ पौधे वगैरह, ये भी एक जगह रहते हैं ना ऐसे। तो इनके नाम याद कर लेना आप। कितने होते हैं? सात्विक 7, राजसिक 6 और तामसिक 3। अब इनके सबके लक्षण पढ़ते हैं। सात्विक में ना सारे अच्छे अच्छे लक्षण रहेंगे, पवित्र रहेंगे, सबका आदर करेंगे, सबके बारे में सोचेंगे, नृत्य वगैरह ये सब चीज़ें आएगी, धनवान। तो ब्रह्मकाय, ऐसा व्यक्ति पवित्र रहता है, आस्तिक बुद्धि वाला रहता है, मतलब भगवान वगैरह की पूजा करता है, ज्ञान विज्ञान का अभ्यास करता है, गुरुजनों और बड़ों का आदर सम्मान करता है, सत्य, प्रतिज्ञा, जितात्मा, कार्य अकार्य का विभाग करने वाला, मतलब कौन सा कार्य हमें करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, वचन और प्रतिवचन से युक्त कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, ये सब सोचने वाला, स्मृतिवान, उसकी मेमोरी अच्छी होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अप्रसन्नता और असहिष्णुता से रहित, मतलब जितने भी ये जो लोभ वगैरह चीज़ें हैं ना, इन सब से दूर रहता है, और सभी प्राणियों पर समदृष्टि रखने वाला, कि सबको एक समान देखता है, किसी में भेदभाव नहीं करता है। तो क्या क्या है ब्रह्मकाय वाला? आस्तिक रहता है, पवित्र रहता है, गुरुजनों का आदर करता है, क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये सब सोच समझ के कार्य करता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब से दूर रहता है, और सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। अभी आपको ये सब ऐसे तो याद नहीं होंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके आसपास अगर कुछ ऐसे लोग हो जिनके लक्षण इनमें से कुछ मिल रहे हो, तो आप उनका नाम ऐसे रख सकते हो कि हाँ ये ब्रह्मकाय वाला है, या फिर अपने क्लासमेट्स का, तो उसके हिसाब से समझ में आ जाएगा कि मतलब कुछ तो लिख सकते हैं हम लक्षण। फिर हम देखते हैं इंद्र या महेंद्र काय। ठीक है, अब ये इंद्र वाला है। ठीक है,
ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्यवान, सूरवीर, ओजस्वी, तेजस्वी, शास्त्रों के अनुसार आचरण करने वाला, मतलब जो शास्त्रों में लिखा है कि हमको ऐसे रहना है तो ऐसे ही रहता है। निंदित कर्म नहीं करने वाला, ऐसा कर्म नहीं करता है जो कोई, मतलब वो व्यक्ति जिससे कोई उसकी निंदा करे, ठीक है, उसकी कोई बुराई करे। अपने आश्रितों का भरण पोषण करने वाला, मतलब जो उसके आश्रय में है उन सब का अच्छे से पालन पोषण करता है। दीर्घदर्शी मतलब लंबी सोच रखने वाला कि आगे भविष्य में क्या होगा, ये सब सोच समझ के काम करने वाला। धर्म और काम में रत रहता है, ठीक है। हमें कुछ लक्षण जैसे देवराज इंद्र, मतलब जो भगवान इंद्र होते हैं ना, उनके जैसे कि वो ऐश्वर्यवान थे, सूरवीर थे, ओजस्वी तेजस्वी थे, शास्त्रों के अनुसार आचरण करते थे, ठीक है। फिर धर्म काम में रत थे, दीर्घदर्शी वगैरह। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आगे आता है वारुण गाय। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, ब्रह्म और महेंद्र। अब आता है वारुण गाय। तो क्या होती है, ये भी सूरवीर, सहनशील, पवित्रता से प्रेम और अपवित्रता से द्वेष रखने वाले। मतलब पवित्र मतलब जो साफ सफाई शुद्ध व्यक्ति ना, उनको अच्छे लगते हैं, लेकिन जो अपवित्र जो गंदगी वाले होते हैं वो उनको, मतलब जो हाइजीन मेंटेन नहीं करते ना, वो उनसे वो द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं। शीत पदार्थों में रुचि रखने वाले। वारुण मतलब क्या होता है, जल, ठीक है। तो जल से हमको ये चीज़ याद रह सकती है कि शीत पदार्थ में रुचि रखते हैं वो। निंदित कर्मों को नहीं करने वाले, ऊपर भी हमने पढ़ा था महेंद्र काय में। भाषण में मधुर स्वभाव वाले, मतलब सबसे बहुत अच्छे से बात करने वाले होते हैं। तो वारुण काय में क्या है, वरुण से सबसे पहले हमको ये याद आएगा कि शीत पदार्थों में रुचि नहीं रखते, ठीक है। और वरुण जल से हम नहाते हैं, हाँ, हाइजीन मतलब थोड़ा वो जल से ही है ना, तो वही पवित्रता से प्रेम करने वाले, अपवित्रता से द्वेष करने वाले। सूरवीर, सहनशील, निंदित कर्मों को नहीं करने वाले और सबसे अच्छे से बात करने वाले। अब पढ़ते कुबेर। कुबेर क्या होता है, धन युक्त, ठीक है। तो क्या है, ऐसा व्यक्ति संपन्न, मान सम्मान से युक्त, नित्य कर्म अर्थ मतलब धन संचय तथा काम, अधिक संतानों में प्रवृत्त, स्पष्ट प्रसन्नता और अप्रसन्नता वाला होता है। मतलब क्या होता है, उसके पास मान धर्म ये सबसे वो संपन्न होता है, मतलब उसके पास धन भी बहुत होता है। अपने नित्य कर्म में, अपने संतानों में, इन सब चीज़ों में वो बहुत मग्न रहता है और प्रसन्नता और अप्रसन्नता में स्पष्ट होता है, ठीक है। अब एक गांधर्व कार्य। गांधर्व मतलब जो वो जो स्वर्गलोक में देखा था, जो गंधर्व लोग नृत्य या फिर जो वही ढोल वगैरह जो बजाते ना, उनको गंधर्व बोला है। तो इसमें ना सारी नाचने गाने वाली चीज़ें आएगी। ऐसा व्यक्ति नाच गाने बजाने, सुगंधित वस्त्र आभूषणों का शौकीन, इतिहास पुराण आदि में कुशल तथा स्वभाव में भ्रमणशील, मतलब जो आर्ट वाली चीज़ें होती है ना, वो गांधर्व काय वाले होते हैं, ठीक है। कि डांस, सिंगिंग वगैरह। फिर जिनको हिस्ट्री पढ़ने का शौक़ हो, जो घूमने फिरने ट्रैवलिंग वगैरह का शौक़ हो, वो सब गांधर्व काय वाले आते हैं। क्या क्या, नाच गाने बजाने, सुगंधित वस्त्र आभूषणों का शौकीन, ठीक है, इतिहास पुराण आदि में कुशल और स्वभाव में भ्रमणशील। आगे आता है याम्यकाय। ऐसा व्यक्ति का आचार कर्तव्य मर्यादित रहता है कि कौन सा उसका कार्य है, कर्तव्य क्या उसका है और क्या उसका नहीं है, वो उसके मतलब स्पेसिफिक बाउंड्रीज है कि हाँ उसको ये करना है, इसको नहीं करना है। असीम उत्साह संपन्न, निर्भय, उत्तम स्मरण शक्ति युक्त, स्वच्छता प्रिय, राग मोह मद द्वेष से विमुक्त, उद्यमी और ऐश्वर्यवान होता है। मतलब उनकी स्मरण शक्ति, उनका मेमोरी पावर बहुत अच्छा हो, किसी से डरते नहीं हैं, वो स्वच्छता रखते हैं हमेशा, राग मोह आदि से द्वेष करते हैं, ठीक है। और उनमें बहुत उत्साह रहता है, किसी भी कार्य करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। ऋषि तो भाई जो पंडित वगैरह या फिर जो ऋषि लोग होते हैं ना, उनका वाला आएगा। तो इसमें भाई जप व्रत यज्ञ स्वाध्याय ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, अतिथियों की पूजा करने वाला, ज्ञान विज्ञान में निपुण। ज्ञान विज्ञान में निपुण हमने सबसे पहले वाला देखा था ब्राह्मकाय में, ठीक है। अहंकार, राग द्वेष मोह लोभ क्रोध से रहित और प्रतिभावान और विचारवान होते हैं, ठीक है। और अब ऋषि से हम जप तप वगैरह सब लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने 7 पढ़ लिए। ब्रह्म में क्या पवित्र रहने वाला, सबके बारे में सोचने वाला, कार्य इन सब का। महेंद्र वाला क्या होता है, जो देवराज इंद्र वाले लक्षण देखे थे। वारुण वाला जल वाला कि हाइजीन मेंटेन करता है, ठंडी चीज़ों से इच्छा रखता है और मधुर वचन बोलता है। कुबेर वाला धन मान संपन्न। गांधर्व वाला नाच गाने वाला। याम्यकाय वाला थोड़ा अलग था इसमें कि उत्साह संपन्न और ये सब। और ऋषि मतलब जो ऋषि लोग वाला जप तप, ठीक है। इस प्रकार कल्याण भाव से संपन्न होने के कारण ये 7 शुद्ध सत्व के, ठीक है। 7 प्रकार की होती सात्विक प्रकृति।
कल्याण अंश से संयोग के कारण ब्राह्म सत्व अत्यंत शुद्ध जाना है। तो अगर आपसे ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ सके सात्विक प्रकृति में भी कौन सा सबसे शुद्ध है, तो कौन सा है? ब्राह्म सत्व। ठीक है, ये ब्रह्म काय से ऋषि काय तक 7 प्रकार की प्रकृति वाले व्यक्ति सात्विक प्रकृति के होते हैं। तो आजकल तो ऐसे व्यक्ति बहुत मुश्किल है मिलना, लेकिन अगर कोई मिलता है तो आप उसको देख के सोच सकते हो कि हाँ ये सात्विक प्रकृति के। और सात्विक प्रकृति वालों को ज़्यादा डिसीज़ भी नहीं होते, क्योंकि वो पहले इतना नियम पूर्वक हर काम करते हैं कि उनको कोई ज़्यादा रोग नहीं होते। ठीक है, अब हम देखते हैं राजसिक प्रकृति। राजसिक कितने थे? 6। असुर, सर्प, शाकुन, राक्षस, पेशाच और प्रेत। मतलब जितने भी भूत राक्षस वगैरह वाली चीज़ें ना, वो सब काम में आती है राजस वाले में। रोष का अंश, मतलब रोष मतलब वो एक क्रोध वाला जो होता है, कि जिनमें क्रोध गुस्सा वगैरह सब बहुत ज़्यादा होना, वो राजस काय वाले होते हैं। तो पहले आता है आसुर काय। ठीक है, असुर हमने सुना है बहुत बार। ऐसे व्यक्ति ऐश्वर्यवान, उनके पास ऐश्वर्य मतलब धन तो बहुत होता है, उग्र होते हैं, क्रोधी, निर्दय, किसी के बारे में सोचते नहीं, उनमें दया जरा भी नहीं होती है। दूसरों के गुणों पर भी दोषारोपण करने वाला, कि अगर किसी में कुछ क्वालिटी है तो बोलेंगे नहीं ये उसका गुण नहीं है, इसका दोष है, या फिर कुछ दूसरा ही उसमें से दोष निकाल देंगे। भोजन में अकेला खाने वाला, पेटू तथा व्यवहार में स्वार्थी और आत्मश्लाघी होता है। मतलब अकेला ही बहुत सारा खा लेता है और बहुत स्वार्थी होता है, मतलब खुद के बारे में ही जो लोग सोचते हैं वो असुर होता है। ठीक है, कि उनके पास धन वगैरह होता है, बहुत गुस्सा बहुत करते हैं, दया नहीं करते किसी पर भी, और दूसरों पर हमेशा दूसरों के दोष देखते रहते हैं। अकेला ही खाने वाला, बहुत ज़्यादा खाने वाला, और स्वभाव में स्वार्थी और खुद आत्मश्लाघी, मतलब हर चीज़ में मतलब सेल्फिश बोल सकते हैं उनको। सर्प काय। ठीक है, सांप समझ सकते हैं कि व्यक्ति क्रोध के समय सूर और अक्रोध के समय भीरू होते हैं। मतलब जब इनको गुस्सा आता है तो ये बहुत बलवान हो जाते हैं, लेकिन जब इनको डर लगता है, मतलब जब इन क्रोध नहीं करते तो तभी डरपोक हो जाते हैं। घातक मतलब तीक्ष्ण होते हैं, परिश्रमी, आहार विहार में चपल और कपटी होते हैं। ठीक है, फिर आता है शाकुन काय। ऐसे व्यक्ति अत्यंत कामी होते हैं, असहिष्णु, मतलब वो क्षमाशील नहीं होते, वो किसी भी कुछ चीज़ को मतलब किसी को भी क्षमा नहीं करते इजीली। चंचल चित्त वाले, हर समय आहार विहार में रत और धन आदि का संचय करना, मतलब जिनको मतलब लालच होती है धन की, वो। फिर है राक्षस। अब राक्षस और असुर हमने अभी तक देखा सेम, मतलब अभी तक सुन रहे हैं सेम होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कुछ अलग है उसमें, कि वो सहिष्णु होते हैं, दीर्घ काल तक क्रोध में रहने वाले। ठीक है, मतलब वो उनको गुस्सा आता है लेकिन वो बहुत लंबे समय तक चलता है। अवसर देखकर प्रहार करने वाले, निर्दयी, अत्यंत परिश्रमी, ईर्ष्यालु, अधर्म आचरण करने वाले, मतलब वो धर्म को नहीं मानते, और अत्यंत आत्मश्लाघी, कि वो हमेशा खुद के बारे में ही सोचते रहते हैं। सेम कुछ लक्षण सेम है असुर और राक्षस के। ठीक है, फिर आता है पेशाच। उच्छिष्ट आहार का सेवन करने, उच्छिष्ट मतलब झूठा, किसी का भी झूठा आहार सेवन करने वाला, तीक्ष्ण स्वभाव वाला, स्त्री लंपट, निर्लज्ज, भीरू, दूसरों को डराने वाला और पवित्रता से द्वेष करने वाला। मतलब उनको साफ सफाई पसंद नहीं आती है, उनको किसी मतलब कोई लज्जा ही नहीं, मतलब कोई शर्म ही नहीं, तो वो डरपोक होते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं लेकिन। ठीक है, फिर है प्रेतकाय। प्रेतकाय क्या होता है? जो आहार विहार प्रिय, मतलब आहार प्रिय होता है, मतलब जिनको खाना बहुत अच्छा लगता है। शील, आचार व्यवहार और उपचार से अत्यंत दुख देने वाले। ठीक है, मतलब वो ना कि दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। प्रेत अत्यंत लोभी होते हैं, आलसी होते हैं, वो उनको कुछ भी काम नहीं करना होता है। दूसरों के गुणों में दोषारोपण करने वाला, ये हमने पहले भी देखा था सबसे पहले असुर में, हाँ, कि दूसरों के गुणों में दोषारोपण करने वाला, और लालची और दान न करने वाला होता है। ठीक है, तो ये सब तो बहुत बुरी क्वालिटीज़ है जो राजस काय में है। ठीक है, ये 6 प्रकार के हमने देख लिए, सारे गुस्से वाली चीज़ें थी इसमें। कौन कौन से? असुर, सर्प, शाकुन, राक्षस, पेशाच और प्रेत। अब देखते हैं तामस प्रकृति के भेद। ठीक है, तामस प्रकृति में मोह का अंश होता है, मतलब इनको ना मोह बहुत होता है हर चीज़ से। 3 होते हैं, पशु, मत्स्य और वानस्पत्य। तो पशु मतलब जानवरों वाला, बुद्धिहीन होते हैं, कामुक, नीच वेशभूषा युक्त, मतलब उनके वेशभूषा जरा भी अच्छी नहीं होती है, दूसरों की वस्तु को छीन लेने की प्रकृति वाले, निंदित आहार विहार वाले और अत्यधिक सोने वाले। दिन भर सोना, आलसी करना, बुद्धिहीन होना, दूसरों की वस्तु को छीनना और निंदित आहार विहार करना, ये किसके लक्षण है? पशु काय के।
मत्स्यकाय मूर्ख होते हैं, भीरू मतलब डरपोक होते हैं, आहार लोलुप उनको खाना खाने की बहुत लालच होती है। परस्पर झगड़ने वाले, अस्थिर चित्त वाले मतलब उनका मन एक जगह नहीं होता है। निरंतर चलना फिरना पसंद करने वाला, मछलियाँ हमेशा तैरती रहती है तो, और जल प्रेमी, तो ये मत्स्यकाय हो गया। ठीक है, कि डरपोक, मूर्ख, झगड़ने वाला, अस्थिर चित्त वाले, हमेशा चलने फिरने वाले और जल प्रेमी। अब वानस्पतिकाय अत्यंत आलसी होते हैं, एक स्थान पर ही रहने की इच्छा रखने वाले। ठीक है, मतलब पेड़ क्या होते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं ना, सब प्रकार के ज्ञान से शून्य, नित्य खाने में लगे रहने वाले, बस उनको हमेशा खाना खाना चाहिए। मत्स्यकाय वाले को पानी पानी चाहिए। ठीक है, और पशुकाय वाले को बस सोना है। नित्य खाने में लगे रहने वाले धर्म, अर्थ और काम से विरहित होते हैं। तो तामसकाय वाले 3 होते हैं, पशुकाय, मत्स्यकाय और वानस्पतिकाय। इस प्रकार हमने मानस प्रकृतियाँ देख लिए। ये क्वेश्चन 5 से 10 नंबर में आता ही है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब इसके बाद हम ना जो प्रकृति हमने देखी है उसका एक टेबल फॉर्म में, ताकि हम अगर किसी की प्रकृति परीक्षा करते हैं, ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स है कि अगर कोई हमारे पास व्यक्ति आता है तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो वात प्रकृति वाला होता है, पित्त, पिक्का या फिर कफ। तो वात वाला कैसे होता है, उसकी बॉडी फ्रेम बहुत थीन होता है, उसका वेट कम होगा, उसकी स्किन ड्राई, रफ और कूल होगी, ठंडा होगा। हेयर्स कैसे होंगे उसके, ड्राई, इजीली टूटने वाले। और टीथ कैसे होंगे, प्रोट्रूटेड, बड़े बड़े होंगे और इमिशिएटेड होंगे और कैविटीज होगी इसमें। आइज स्मॉल, डल और ड्राई होगी। एपेटाइट मतलब उसको भूख कैसे लगेगी, उसको बहुत कम भूख लगेगी। या फिर मतलब वेनेरेबल मतलब बदलती रहेगी, कभी ज़्यादा कभी कम। प्रीफर्ड टेस्ट, उनको क्या खाने की इच्छा होगी, साल्ट, सॉल्टी, सोर और स्वीट मतलब मधुर, अम्ल, लवण रस। ठीक है, थर्स्ट भी वेरिएबल होगी, कभी ज़्यादा लगेगी कभी कम लगेगी। एलिमिनेशन फ्रीक्वेंसी, ड्राई, हार्ड और कॉन्स्टिपेटेड होगा। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी वेरी एक्टिव होंगे हर चीज़ में बहुत जल्दी जल्दी। उनका माइंड क्या होगा, रेस्टलेस होगा, एंजाइटी, नर्वसनेस वगैरह होती होगी इनको। इमोशनल क्या होंगे, वो फियरफुल, डरपोक होंगे, मूडी होंगे वो। उनकी फेथ चेंजेबल होगी, कि उनमें कभी उनको किसी पे भरोसा होगा कभी नहीं होगा। मेमोरी भी उनकी क्विक होती है, क्विक टू अंडरस्टैंड और क्विक टू फॉरगेट। ड्रीम्स मतलब सपने में वही कि हमने देखा था आकाश में सब घूमते उड़ते रहते हैं, तो वही फ्लाइंग, जंपिंग वगैरह। स्लीप भी बहुत कम सोते हैं, इंटरप्टेड स्लीप होती है उनकी। स्पीच फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। टंग क्रैक्ड, इम्प्रेशन ऑफ टीथ ब्लैक टू ब्राउन होती है। नेल्स भी ब्रिटल होते हैं। और पल्स कैसी होती है उनकी, फीबल, और मूव्स लाइक स्नेक। नाड़ी परीक्षा में आप लोग देखेंगे कि अगर हम हाथ लगाते हैं तो वात प्रकृति वाला ऐसा लगेगा कि जैसे सांप चल रहा हो। वैसे ही पित्त और कफ वाला भी होता है कि पित्त वाले की बॉडी फ्रेम मॉडरेट होती है और कफ वाले का थिक और स्ट्रांग होता है। बॉडी वेट पित्त वाले का मॉडरेट होता है और कफ वाला ओवर वेट होता है। स्किन पित्त वाले की कैसे होती है, सॉफ्ट ऑयली होती है और कफ वाले के थिक और ऑयली कूल होती है। हेयर्स पित्त वाले के सॉफ्ट अर्ली ग्रे होते हैं और कफ वाले के थिक ऑयली और डार्क लाइट होते हैं। टीथ पित्त वाले के मॉडरेट इन साइज और कफ वाले के स्ट्रॉन्ग और वाइट होते हैं। आइस साफ, साइनी और पेनिट्रेटिंग होती है और कफ वाले की बिग, अट्रैक्टिव और थिक होती है आईलेसेस। एपेटाइट गुड, एक्सेसिव होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा खाते हैं और एपेटाइट बहुत अच्छी होती है उनकी। और कफ वाले की स्लो होती है लेकिन नॉर्मल रहती है कि हाँ जितनी होनी चाहिए उतनी। टेस्ट तो पित्त वाला क्या करेगा, मधुर, तिक्त, कषाय रस, जो हमने देखा था, स्वीट, बिटर और स्टिग्नेंट। और कफ वाला क्या है, कटु तिक्त कषाय, हाँ, पंजेंट, बिटर और स्टिंजेंट। ठीक है, थर्स्ट प्यास पित्त वाले को बहुत ज़्यादा लगेगी, कफ वाले को कम लगेगी। एलिमिनेशन सॉफ्ट, ऑयली और लूज स्टूल होगा उनका और कफ वाले का थिक, ऑयली, हैवी और स्लो होगा। फिजिकल एक्टिविटी कफ वाला मॉडरेट करेगा और पित्त वाला मॉडरेट करेगा और कफ वाला लेथार्जी मतलब बहुत आलसी होगा। ठीक है, माइंड पित्त है तो एग्रेसिव होगा, कफ वाला काम होगा। इमोशनल टेम्परेचर कफ वाला एग्रेसिव, एंगर, जेलस और कफ वाला कैसे होगा, ग्रीडी, डिप्रेशन में रहेगा। फेथ पित्त वाले में क्या होगा, पैशनेट अबाउट फेथ और कफ वाला स्टडी। मेमोरी उनकी शार्प होती पित्त वालों की और कफ वालों की स्लो होगी, मतलब उनको चीज़ें धीरे समझ में आएगी लेकिन बहुत लंबे समय तक उनकी मेमोरी रहेगी। और पित्त वाला कैसे सपने देखता है, अग्नि वगैरह, वही हैंगर, फायरी। और कफ वाला वाटर, रिवर, ये सब देखेगा।
स्लीप कैसी होगी पित्त वालों की, लिटिल बट साउंड, मतलब कम आएगी लेकिन अच्छे से आएगी। और कफ वालों की तो बहुत अच्छे से नींद होती है और बहुत ज़्यादा होती है। पित्त वाले कैसे बोलते हैं, शार्प और कटिंग, और कफ वाले स्लो और मोनोटोनस। टंग कैसी होगी पित्त वालों की, रेड, येलो और ग्रीन, और कफ वालों की वाइट कोटेड होगी। नेल्स पित्त वालों के पिंक टेंडर होते हैं, कफ वालों के थिक सॉफ्ट वेरी शाइनी होते हैं। पल्स पित्त में कैसी होगी, जंपिंग लाइक अ फ्रॉग, जैसा लगता है कि मेंढक कूद रही है। और कफ वालों में स्लो मूव्स लाइक स्वान। तो अगर हम देखें कि वात पित्त कफ प्रकृति में से, तो अभी तक सिर्फ लेथार्जी को छोड़कर बाकी पित्त कफ वाले में सारी चीज़ें। तो देही प्रकृति में सबसे श्रेष्ठ कौन सी प्रकृति होती है, कफ, और सबसे हीन कौन सी होती है, वात वाली। ठीक है, वात पित्त कफ में अगर हम देखते हैं तो। वैसे ही मानसिक प्रकृति में भी है कि सत्व वाले क्रूरता सहन कर लेते हैं, सम विभाग रुचिता, मतलब उनको पता रहता है कि किस में हमको रुचि रखनी, किस में नहीं रखनी। सुख दुख आदि को सहन करने वाले, सत्य बोलने वाले, धर्म को पालन करने वाले, आस्तिक होते, भगवान में इच्छा रखते हैं, ज्ञानवान होते हैं, बुद्धिमान, मेधावान, स्मृतिवान, धृतिवान, और निरिच्छापूर्वक अच्छे कर्म करने वाला। मतलब ऐसा नहीं कि वो जरूरी है कि वो किसी काम को, किसी चीज़ को सोच के अच्छे काम करे, वो हमेशा अच्छे काम करते हैं। तो जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें वो सात्व वाले में होती। रज वाले हमने देखा था गुस्सा वाले, तो क्रूरता, दुख बहुलता, घूमने का स्वभाव होता है। अधीर मतलब उनमें धैर्य शांति नहीं होती है। असत्य भाषण, झूठ बोलने वाले, काम करने की इच्छा नहीं होती है उनकी। मानी मतलब उनमें मान, घमंड, ईगो बहुत ज़्यादा होता है। हर्षयुक्त, कामी और क्रोधी होते हैं। ठीक है, मतलब गुस्से वाली चीज़ें आएगी इसमें। और तम वाला क्या होता है, विषाद खेद, मतलब हर चीज़ में, मतलब क्या यार ऐसा क्यों हो गया, हर चीज़ में खेद करने वाला। नास्तिक होते हैं, अधर्मी, बुद्धि का उपयोग नहीं करते, अज्ञानी होते हैं, दुष्ट बुद्धि हो जाती है उनकी, अकर्मण्य, उनको कुछ भी काम नहीं करना होता है, और बस दिन भर सोना होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो प्रकृति वाला टॉपिक था, जो 9th पॉइंट था सिलेबस का, वो ख़त्म हो गया। मैंने सिलेबस के सारे पॉइंट कवर कर लिए। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।